गुड इवनिंग क्लास। इन कंटिन्यूशन विद द टेस्ट मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू सी द स्पेसिफिक और द साइंटिफिक पार्ट ऑफ अ टेस्ट। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी टेस्ट होगा तो उसको साइंटिफिक हम कब बोलेंगे और टीचर मेड कब बोलेंगे। अगर वो साइंटिफिक है दैट मीन इट इज़ अ स्टैंडर्ड टेस्ट। अगर वो नॉन साइंटिफिक है तो वो टीचर मेड टेस्ट है। एक साइंटिफिक टेस्ट का स्टैंडर्डाइज फॉर्म कब होगा, जब उसके पास उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी और नॉर्म्स होंगे। तो these four parameters are known as the scientific constructions which are required for a test in terms of standardization। अगर एक टेस्ट को आपको स्टैंडर्ड मतलब कहते हैं ना कि देखो, एक जो गोल्ड है उसके ऊपर ये वाला हॉलमार्क होगा तो वो स्टैंडर्ड होगा। तो ऐसे ही अगर आपके टेस्ट के अंदर ये चार पैरामीटर्स होंगे तो हम कहेंगे कि आपका टेस्ट का एक स्टैंडर्ड वाला है। तो चार पैरामीटर्स हैं हमारे पास: रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, वैलिडिटी और नॉर्म्स। रिलायबिलिटी को आप ऐसे समझ लीजिए कि एक टेस्ट की कितनी स्टेबिलिटी है, एक टेस्ट पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हैं। या फिर एक टेस्ट पे आप ये मान के चलिए कि एक टेस्ट जितनी बार रिपीट होगा, है ना, कितनी बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या उसमें सेम तरीके के रिजल्ट आ रहे हैं, या फिर जो एरर्स थे वो सेम तरीके के कम आने चाहिए। ठीक है, या फिर आप इसको मान लीजिए कि आप उस टेस्ट से, सपोज करते हैं मैं एक टेस्ट करता हूँ, मैं एक वेट मेजरमेंट करता हूँ, एक वेइंग स्केल पे मैं वेट मेजरमेंट करता हूँ बच्चों का। अब मैं बार बार उस टेस्ट को रिपीट कर रहा हूँ। अब सपोज कीजिए मेरी जो मशीन है वो हर एक इंसान का +2 kg वेट दिखा रही है। मतलब अगर 80 kg वेट है तो मशीन 82 kg दिखा रही है, 82 का 84 दिखाएगी, 74 का 76 दिखाएगी। तो मतलब एक कंसिस्टेंट एरर है। तो रिलायबिलिटी में अगर कोई एरर ऐड हो जाता है तो वो पूरी रिलायबिलिटी को क्या कर देता है, खराब कर देता है, डिपेंडेबिलिटी खत्म हो जाती है टेस्ट की। तो रिलायबिलिटी को आप कैसे समझ सकते हैं कि सपोज कीजिए एक ग्रुप है, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है, आपके पास एक ग्रुप ऑफ सैंपल है, 10 लोग हैं इसके अंदर। ठीक है, और ये आपका टीचर है T1। ठीक है, अब ये टीचर T1 आप पे है ना एक एंजाइटी का टेस्ट लेता है या फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का टेस्ट लेता है। ठीक है ना, तो N1 N2 N3 ऐसे करके आपको N10 तक सबका स्कोर मिलेगा। हर एक स्टूडेंट का आपका एक स्कोर आएगा। अब यही टीचर इन्हीं 10 बच्चों पे क्या करेगा, वापस से इसी टेस्ट को कंडक्ट करेगा सेम कंडीशंस के अंदर, और वो देखेगा कि इन दोनों टेस्ट के रिजल्ट के बीच में हायर कोरिलेशन है। वो ये कहेगा कि जो टेस्ट पहले मैंने यूज़ किया था सेम आपको वही रिजल्ट मिले। मतलब आपको एक फेमस स्वीट शॉप है, उस पे आप जाते हैं तो आपको सेम टेस्ट आपको दोबारा दोबारा मिलता है। दैट मीन दिस शॉप इज रिलायबल इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, आपको सिमिलर काइंड ऑफ रिजल्ट वहां से मिलता रहेगा, तभी आप बार बार वहां जाते हैं उनकी क्वालिटी के पास। तो अगर एक टेस्ट रिलायबल है तो इसका मतलब वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी रखता है। ठीक है, और भी बहुत सारे नॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑब्जेक्टिविटी क्या बताता है, यूनिफॉर्मिटी बताता है एक टेस्ट की, कि एक टेस्ट बायस तो नहीं है। वैलिडिटी बताता है कि एक टेस्ट एक्चुअली में उस चीज़ को मेजर कर रहा है या नहीं कर रहा है जिस चीज़ के लिए वो बना है या नहीं बना है। नॉर्म्स होते हैं कि आप अपने डेटा को एक लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ क्या कर सकते हो, लार्जर ग्रुप ऑफ पीपल क्या कर सकते हैं, एक ऑलरेडी स्टैंडर्डाइज डेटा को यूज़ कर सकते हैं अपने स्कोरिंग में। तो रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये अभी टॉपिक तुम्हें बहुत छोटा दिख रहा है, अभी जब मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करूंगा तो तुम्हें लगेगा काश ये खत्म हो जाए। समझ रहे हो? तो शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी पे। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि अगर एक रिलायबिलिटी का पैरामीटर हम देखें तो कितना अगर आपका कोरिलेशन होगा। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, RXY। एक्स क्या हो गया आपका प्री टेस्ट, और वाई हो गया आपका पोस्ट टेस्ट। मतलब आपने एक पहला टेस्ट लिया, फिर दोबारा से उनका टेस्ट लिया, सिमिलर टीचर सिमिलर स्टूडेंट, तो उनका RXY अगर आपका 0.59 है, दैट मीन रिलायबिलिटी इज अनएक्सेप्टेबल। बिटवीन 60 एंड 79, एवरेज। हाई कब होएगी, 0.80 से 89, और 90 से ज़्यादा। जब आप TGT PGT के एग्जाम में बैठते हैं तब ये आपसे टेबल पूछा जाता है। बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिलायबिलिटी की। तो रिलायबिलिटी को आप दो तरीके की रिलायबिलिटी समझिए। एक होती है आपकी इंटरनल, मतलब टेस्ट के अंदर की कितनी यूनिफॉर्मिटी है टेस्ट के अंदर। मतलब कि एक टेस्ट अगर
एक ही सैंपल को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूं तो क्या ये दोनों सैंपल, दोनों बाइलेटरल पार्ट्स एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे या नहीं करेंगे? और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का मतलब ये होता है कि एक टेस्ट को मैं अलग अलग ओकेजन्स पे अलग अलग व्यक्ति द्वारा जब उसको रिपीट करवाऊंगा तब वो क्या रिजल्ट देता है। तो इंटरनल रिलायबिलिटी और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी दोनों ही होती हैं। इन टोटल हम रिलायबिलिटी कह देते हैं कि रिलायबिलिटी ये है, बट नहीं, वी नीड टू स्पेसिफाई कि इंटरनल रिलायबिलिटी क्या है। कि एक टेस्ट के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं, कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है, जैसे पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी का एक टेस्ट होता है आपका 16 PF स्केल, है ना, रेमंड केटल का ये स्केल है। उसके अंदर 16 कंस्ट्रक्ट हैं। 16 कंस्ट्रक्ट आपस में कितना रिलेट कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल रिलायबिलिटी। और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का मतलब क्या है कि एक 16 PF का क्वेश्चनर मैं डिफरेंट डिफरेंट ओकेजन्स पे लगा रहा हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एरिया और पीपल सब्जेक्ट्स पे लगा रहा हूँ, तब क्या रिजल्ट आ रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रिलायबिलिटी को समझते हुए आगे चलते हैं हम अब। सबसे पहले हम देखते हैं कि भैया एक्सटर्नल रिलायबिलिटी का पहला पार्ट क्या होता है, टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी। मतलब कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक टेस्ट को यहाँ पे दो ओकेजन्स पे कंपेयर करेंगे उनके स्कोर्स को। मतलब मैंने एक टेस्ट T1 टीचर है और ये आपका सैंपल 1 है। इन पे आपने एक टेस्ट कंडक्ट किया, सपोज करते हैं आपने इनका रिएक्शन टाइम मेजर किया। आप कोई भी टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, यू कैन यूज रूलर ड्रॉप टेस्ट, है ना, नेल्सन रिएक्शन टाइम टेस्ट, कोई भी आप यूज़ कीजिए। आपने रिएक्शन टाइम मेजर किया, सपोज करते हैं आपका रिएक्शन टाइम N1 N2 N3 ऐसे करके N10। आपका रिएक्शन टाइम यहाँ पे मीन आता है कितना, 7.0, कुछ भी ले लेते हैं। अब इसी टेस्ट को मैं क्या करता हूँ, 2 दिन में कंडक्ट करता हूँ, सेम टीचर सेम सब्जेक्ट। अब ये जो ये 2 दिन मैंने लिखे हैं ना, देखो, जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल में दिया गया है टेस्ट 1 स्कोर, ठीक है, ये कोई टेस्ट है, 100 में से उसके मार्क्स हैं। और फिर टेस्ट 2 का स्कोर, मतलब यही एग्जाम हमने 2 दिन बाद लिया, वीक के बाद लिया है, ये उनका स्कोर है। अब ये 2 वीक या 2 दिन क्यों दिए गए हैं? क्या होता है ना कि जैसे तुम एक टेस्ट देते हो तो उसका इफेक्ट अगले टेस्ट पे पड़ता है, दैट मीन्स कि एक कैरी ओवर इफेक्ट होता है। क्या होता है, एक कैरी ओवर इफेक्ट होता है। मतलब अगर आप एक मैच खेल रहे हैं तो दूसरा मैच जब खेलेंगे तो आपको पहले मैच की थकावट दूसरे मैच में आएगी, तो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं निकल के आएगी। इसीलिए दो टेस्ट के बीच में गैप दिया गया है, टू रिड्यूस द कैरी ओवर इफेक्ट और रेसिडुअल इफेक्ट। ठीक है। अब जब मैं टेस्ट 1 स्कोर और टेस्ट 2 स्कोर आफ्टर 2 वीक्स, उनको मैं क्या कर रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, उनका कोरिलेशन निकाल रहा हूँ। और कोरिलेशन क्या है आपका, 0.95 आ रहा है, मतलब हाईली कोरिलेटेड आपके रिजल्ट आ रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी अच्छी है। और ये जो आपकी टेस्ट रिटेस्ट रिलायबिलिटी है, इसको हम कहते हैं टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोएफिशिएंट। ठीक है। टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी के अंदर जो ये आपकी आर वैल्यू निकल के आती है, जिससे सपोज करते निकल के कितने हैं, 0.95। ठीक है, ये आर को क्या कहेंगे हम यहाँ पे, टेम्पोरल स्टेबिलिटी कोफिशिएंट। दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका एक्सटर्नल रिलायबिलिटी को मेजर करने का, इंटर रेटर रिलायबिलिटी। मतलब अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दो रेटर ले लेता हूँ, रेटर 1 रेटर 2। ठीक है, रेटर 1 एक एग्जाम करवाता है और रेटर 2 क्या करता है, सेम टेस्ट को कंडक्ट करता है। या फिर कोई और रेटर हो सकता है, अलग हो सकता है कोई भी, वो क्या करते हैं, सेम टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं। और रेटर 1 और रेटर 2 क्या करते हैं, आपस का कोरिलेशन निकालते हैं। फिर देखते हैं कि आपकी रिलायबिलिटी का कोफिशिएंट कितना आता है। अगर हाई आ रहा है तो मैं कहूँगा इंटर रेटर रिलायबिलिटी ज़्यादा है। मतलब कि एक टेस्ट को दो लोग अलग अलग तरीके से मतलब ये दो लोग एक ही टेस्ट को सेम तरीके से कंडक्ट करा रहे हैं, तो क्या सेम रिजल्ट आ रहे हैं, इसे कहते हैं हम इंटर रेटर रिलायबिलिटी। ठीक है। फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म के अंदर क्या होता है, सपोज करते हैं मैंने एक टेस्ट बनाया जिसके अंदर मैं बच्चों की जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, तो मैंने उसमें 10 क्वेश्चंस रखे हैं। एक और बच्चे ने टेस्ट बनाया, उसके अंदर उसने जनरल नॉलेज को मेजर करने के लिए 15 क्वेश्चंस रखे हैं। अब इनका रिजल्ट और इनका रिजल्ट अगर हाईली कोरिलेट करता है, दैट मीन पैरेलल फॉर्म, मतलब कि जनरल नॉलेज के दो अलग अलग फॉर्म्स करेक्टली रिजल्ट्स दे रहे हैं।
मतलब कि एक क्वेश्चन, मतलब कि सपोज करते हैं मैं सबका एंजाइटी मेजर करना चाहता हूँ, ठीक है। एंजाइटी मेजर करने के लिए मैंने एक इंडियन क्वेश्चनर ले लिया और किसी ने उसी इंडियन ऑथर का किसी और फॉरेन ऑथर के साथ कोई क्वेश्चनर है उसको ले लिया, और उन दोनों को फिर उन्हें लगा के देखा और देखा कि हाँ दोनों की रिलायबिलिटी ऑलमोस्ट सेम आ रही है, दैट मीन दोनों का कोरिलेशन हाई आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं एक टेस्ट के अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग वर्जन्स बनाता हूँ, जैसे कि मैं एक क्लास टीचर हूँ क्लास ए सेक्शन का, ये बी सेक्शन का, तो ये दोनों सिमिलर स्कूल और सिमिलर क्लास को पढ़ा रहे हैं बट सेक्शन अलग है। ये अपना एक टेस्ट बना रहा है उसी टेक्स्ट बुक से, एक और बना रहा है उसी टेक्स्ट बुक से अपना टेस्ट, और फिर रिजल्ट देख रहे हैं और वो हाई आ रहे हैं, तो मैं कहता हूँ पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी हाई है या फिर एक्सटर्नल कंसिस्टेंसी हाई है। फिर आता है आपका इंटरनल रिलायबिलिटी। इंटरनल रिलायबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया कि एक टेस्ट के अंदर कितने सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से एसोसिएटेड हैं। तो इसमें सबसे पहली रिलायबिलिटी आती है आपकी स्प्लिट ऑफ, बहुत इजी है। सपोज करते हैं आपके पास एक क्वेश्चन है, उसके अंदर 50 क्वेश्चन है। आप इवन क्वेश्चंस को अलग कर दीजिए, ऑड क्वेश्चंस को अलग कर दीजिए। इवन में 2 4 6 8, ऑड के अंदर 1 3 5 9, है ना। तो ये अब आपने क्या किया है, अलग अलग कर दिया, 25 आइटम इधर कर दिए, 25 आइटम इधर कर दिए, फिर इसका स्कोर लिया, इनका स्कोर लिया, फिर कोरिलेशन निकाला। दिस इज कॉल्ड स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, ठीक है। इसी के अंदर एक और टेक्निक आती है इंटरनल कंसिस्टेंसी के अंदर, क्रॉनबेक अल्फा। क्रॉनबेक अल्फा थोड़ा सा आपका डिफिकल्ट हो जाता है समझाना भी और समझना भी, बट आप इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हमें 10 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 10, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, सबके साथ कोरिलेशन निकाला जाएगा। क्वेश्चन 2 का भी 1 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ, ऐसे 3 का 1 के साथ, 2 के साथ, 4 के साथ, सबके साथ। दैट मीन हर क्वेश्चन का हर डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन के साथ क्या करा जाएगा, कोरिलेशन निकाला जाएगा। और उस कोरिलेशन का हम एवरेज लेते हैं और उस एवरेज को हम कहते हैं कॉन्वेक अल्फा। तो एवरेज कोरिलेशन विद इन द टेस्ट फॉर ऑल कंस्ट्रक्ट, इसे हम कहते हैं कॉन्वेक अल्फा। कॉन्वेक अल्फा किसी क्वेश्चनर की रिलायबिलिटी बहुत अच्छे से बताता है। मतलब कि एक क्वेश्चनर कितना अच्छा रिलायबल है, मतलब उसके अंदर जितने भी कंस्ट्रक्ट हैं वो एक दूसरे को कितना अच्छे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो ये अच्छी होती है कब, जब ये 8.9 के ऊपर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलायबिलिटी के अंदर रिपोर्ट करना। बात करते हैं, अगर सपोज करते हैं हमारे पास क्वेश्चनर होता है लाइकर्ट स्केल पे 1 2 3 4 5, तो हम रिलायबिलिटी निकाल देते हैं कॉनबैक अल्फा से, स्प्लिट हाफ से। बट जब आपके पास एक क्वेश्चन हो और उसका आंसर आपको देना हो यस और नो में, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, yes or no, क्वेश्चन 3, yes or no, that mean when you need to response in terms of dichotomous item, मतलब yes और no के टर्म्स में आपको आंसर करना है, तब आप क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे क्यूडर रिचर्डसन मेथड फॉर रिलायबिलिटी। ये भी आपका क्या करेगा, इंटरनल रिलायबिलिटी के बारे में बताएगा, बट क्या होगा यहाँ पे, डाइकोटोमस आंसर होंगे आपके यस और नो के टर्म्स में, ठीक है। क्वेश्चन, इसको कैसे निकालते हैं, KR20, क्यूडर रिचर्डसन 20 फॉर्मूला, ठीक है। के क्या है, के होता है आपका टोटल नंबर ऑफ टेस्ट आइटम, मतलब कि एक टेस्ट है एक, ठीक है, एक टेस्ट है उसके अंदर 20 आइटम है या फिर 25 आइटम है या फिर 30 आइटम है, मतलब कितने सारे उसके अंदर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब पी का मतलब है कि एक क्वेश्चन को कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया और कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया, ठीक है। पी क्या है, करेक्ट वाला, और क्यू क्या है, रॉन्ग वाला, ठीक है। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ है। सपोज करते हैं मेरे पास 5 टेस्ट आइटम है, 5 क्वेश्चंस है मेरे पास, ठीक है। अब सपोज करते हैं करेक्ट रिस्पॉन्स कितने मिले, मुझे 8 करेक्ट रिस्पॉन्स मिले हैं, तो पी क्या हो जाएगा, करेक्ट कितने हो गए, करेक्ट हो गए 0.8 और रॉन्ग कितने हो गए 0.2, टोटल मिलके कितने हो गए आपका 100%, ठीक है। पी इंटू क्यू, पी इंटू क्यू करके आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, जिसको हम कहेंगे समीशन ऑफ पी इंटू क्यू, ठीक है। फिर आपको पूरे टेस्ट का वेरिएंस निकाल लेना है और कुछ नहीं करना है,
आपको सारे वैल्यूज को यहाँ पुट कर देना है। जैसे टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, 5। ठीक है। समेशन ऑफ पी इंटू क्यू कितना है, ये है आपका। और वेरिएंस कितना है, ये है। आपने निकाल के दे दिया, कितना आ गया आपका, 0.772। इसका मतलब क्या है, आपकी इंटरनल रिलायबिलिटी अच्छी है। कब अच्छी है, जब वो 0.7 से ज़्यादा हो। और ये कब निकाला हमने, जब हमारे पास रिस्पॉन्सेज यस और नो के फॉर्म में थे। यस और नो का मतलब, एक क्वेश्चन है जिसको 5 लोगों ने, सॉरी, मान लेते हैं 6 लोगों ने उसको सही करेक्ट आंसर दिया है। दैट मीन करेक्ट कितने हो गए, 0.6। और गलत कितने हो गए, 0.4। ठीक है। ठीक है। ये होते हैं आपके पी और क्यू। अब रिलायबिलिटी के अंदर एक और फॉर्मूला आता है जिसको हम कहते हैं स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। ये पिछले 2-3 नेट के एग्जाम से कंटिन्यूअसली पूछा जा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम। क्या होता है कि एक टेस्ट है, सपोज करते हैं कोई क्वेश्चनर है, उस क्वेश्चनर के अंदर हम क्या करते हैं कि कुछ आइटम्स को ऐड कर देते हैं, या फिर उसमें से कुछ आइटम्स को हटा देते हैं। सपोज करते हैं मेरे पास एक स्केल है, डिप्रेशन एंजाइटी स्ट्रेस स्केल, DAS, डिप्रेशन एंजाइटी स्केल। अब मैं चाहता हूँ उसमें से एंजाइटी और स्ट्रेस वाला पार्ट हटा लूँ और डिप्रेशन वाले की रिलायबिलिटी निकाल लूँ। दैट मीन मैं अपनी टेस्ट की लेंथ को घटा रहा हूँ और बढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं अपने टेस्ट की लेंथ को घटाता हूँ बढ़ाता हूँ, तब मेरे टेस्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको किसने बताया, स्पीयर्समैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला। ठीक है। इसके अंदर आपको क्या दिया रहेगा, आपको दिया रहेगा ओल्ड रिलायबिलिटी। ठीक है ना। पहले टेस्ट की लेंथ बदलने से पहले उसकी रिलायबिलिटी क्या है, वो आपको गिवन रहेगी। आपको एग्जाम में नई रिलायबिलिटी देने के लिए आ जाएगा, या फिर नई रिलायबिलिटी दे देंगे और पूछ लेंगे कितने टेस्ट आइटम बढ़े या घटे। ठीक है ना। तो फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार फटाफट से, क्या है फॉर्मूला, क्या है, आर न्यू मतलब रिलायबिलिटी ऑफ न्यू। ठीक है। ये एन क्या है, एन है कि आपने टेस्ट आइटम कितने बढ़ाए, या डबल किया या घटाया। ठीक है ना। अगर आपका एन बड़ा है 1 से, दैट मीन आपने बढ़ा दिए, डबल कर दिए, ट्रिपल कर दिए। अगर आप 2 कर रहे हो, दैट मीन आपने डबल टेस्ट आइटम ऐड कर दिए। ठीक है ना। ट्रिपल टेस्ट आइटम ऐड कर दिए। या फिर अगर आपका 1 से कम है, तो आपने अपने टेस्ट की लेंथ कम कर दी है, ऐसा। ठीक है। ओरिजिनल रिलायबिलिटी है आपका आर से। अब एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक टेस्ट है, उसकी रिलायबिलिटी कितनी है, 0.6। ठीक है। उसके अंदर 20 टेस्ट आइटम थे। द टेस्ट विल बी डबल्ड इन लेंथ, मतलब हम उसमें 20 क्वेश्चन और ऐड कर रहे हैं। हमने क्या कर दिया, n = 2, मतलब हमने उसको डबल कर दिया है। अगर मैं यहाँ लिखता n = 3, दैट मीन मैंने उसको ट्रिपल कर दिया है। तो 20 × 30, 60, है ना। तो ऐसे ही करके आपको n की वैल्यू दी रहेगी, तो आप ये समझ जाना कि 1, 2, 3, इसका मतलब डबल ट्रिपल कितना हो गया। अगर n की वैल्यू कितनी है, 0.5, इसका मतलब टेस्ट की लेंथ कम हो गई है। अब यहाँ पे क्या है, आपका n = 2 है, ये आप हमसे पूछेगा ये कि अगर मैं टेस्ट को डबल कर दूं तो रिलायबिलिटी क्या होगी। तो आर ये ओल्ड है, और 2 टेस्ट आइटम है। ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलता है कि रिलायबिलिटी जो नई वाली है, टेस्ट को डबल करने का, टेस्ट की लेंथ डबल करने के बाद कितनी हो गई, 0.75 हो गई। दैट मीन पहले रिलायबिलिटी कितनी थी, 0.6 थी। बट जब मैंने टेस्ट आइटम्स को डबल कर दिया, तो उसकी रिलायबिलिटी 0.75 हो गई है। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है आपके क्वेश्चंस, इसका फॉर्मूला ज़रूर लिख लीजिए। और मुझे इसी क्वेश्चन के अंदर होमवर्क में बताइए कि अगर मैं टेस्ट की लेंथ 0.5 टाइम्स कर देता हूं, तो नई रिलायबिलिटी क्या होगी। फटाफट से मुझे होमवर्क करके बताइएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। अच्छा, रिलायबिलिटी के अंदर और कुछ छूट रहा है। हाँ, रिलायबिलिटी के अंदर ये छूट रहा है कि जैसे आपकी रिलायबिलिटी है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। ठीक है। व्हाट आर द रियल फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट द रिलायबिलिटी। ठीक है। अगर देखो, सबसे पहला फैक्टर जो होता है वो होता है आपका नेचर ऑफ एग्जामिनर। एक एग्जामिनर है, वो एक टेस्ट को सीरियसली कंडक्ट करता है, बट दूसरी बार क्या करता है, उस टेस्ट को मन से कंडक्ट नहीं करता, तो रिलायबिलिटी ऑब्वियसली क्या करेगी, अफेक्टेड रहेगी। दूसरा, लेंथ। एक टेस्ट की लेंथ कितनी है, उसमें कितने क्वेश्चन है, वो भी रिलायबिलिटी को
इफेक्ट करते हैं। आपने कैसे टेस्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मतलब आपने किसी को टेस्ट करवा रहे हो, आइदर रिएक्शन टाइम, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, या कोई क्वेश्चन भरवा रहे हो, आपने कितना अच्छा इंस्ट्रक्शन पास किया है, उस पर भी फैक्टर आपका रिलायबिलिटी डिपेंड करती है। ठीक है। अब बात करते हैं और क्या है, मोटिवेशनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर से ये सारी भी चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिविटी की। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ अ टेस्ट। मतलब कि अब क्या हो रहा है, आइडेंटिकल कंडीशंस में ग्रुप या फिर सैंपल आपका सेम है, बट टीचर क्या हो गया, चेंज हो गया है। टीचर वन था, टीचर टू। इसका मतलब क्या है कि एक सैंपल दूसरे टीचर के अंडर में कैसा रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन यूनिफॉर्मिटी ऑफ द टेस्ट। और सब्जेक्टिविटी ऑफ टेस्ट, दैट मीन एक टेस्ट कितना फ्री है पर्सनल बायस से, या फिर कि वो कितना ज़्यादा अनअफेक्टेड रहता है जब उसको दूसरे दूसरे लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, है ना। कि एक मेरी फेयरनेस पता लगती है कि इस टेस्ट में कितना कितना फेयर है, कितना अगर मैं एक टेस्ट को जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उससे कंडक्ट करूंगा तो मेरे को क्या रिजल्ट सेम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे जब मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे आऊंगा। ठीक है। अब आपकी ऑब्जेक्टिविटी कितनी होगी, सपोज करते हैं ये टेस्टर वन है, ये आपका सैंपल वन है, ये आपका टेस्टर टू है, ये आपका सैंपल वन है। अगर इसका कोरिलेशन आपका हाई आता है तो मैं कहूँगा ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा है। अगर आपका कोरिलेशन कितना है, 0.69 से है या उससे कम है, तो एक्सेप्टेबल नहीं है। 6.9 के ऊपर एक्सेप्टेबल होता है। 7.0 से 8.4 एवरेज है। 8.4 से 9.4 हाई ऑब्जेक्टिविटी है। 9.5 और उससे ज़्यादा तो एक्सीलेंट ऑब्जेक्टिविटी। ये क्वेश्चन आपका एमपीपीएससी के अंदर पूछा गया था कि ऑब्जेक्टिविटी कब कहाँ एक्सेप्टेबल होती है, नहीं होती है। ऑब्जेक्टिविटी के टाइप्स देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिविटी मतलब आप क्या कर रहे हैं, एक सबका रिएक्ट, आप क्या कर रहे हैं, सबकी स्पीड मेजर कर रहे हैं। अब स्पीड मेजर करने के लिए आपके पास टेस्टर, आपके पास सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वन, सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट थ्री। एक सब्जेक्ट स्टैंडिंग स्टार्ट ले रहा है, एक सब्जेक्ट ब्लॉक स्टार्ट ले रहा है, और एक सब्जेक्ट बिल्कुल ग्राउंडेड स्टार्ट ले रहा है। तो कॉमन तरीके से अगर वो स्टार्ट नहीं लेंगे तो उनकी टाइमिंग पे इफेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्टिविटी के अंदर हमें एक इंश्योर करना होता है कि सेम प्रोटोकॉल, सेम एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है। फिर आता है आपका स्कोरिंग ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि अगर जैसे कि कई बार आप देखोगे, आप एमसीक्यू का एग्जाम देते हो तो आपको स्कोरिंग की मिलती है, ए का वन, बी का टू, ऐसे करके आपको की मिलती है। अगर आपकी जो की है वो करेक्ट आंसर बार बार दे रही है, दैट मीन जो आपने उसके लिए आंसर की डेवलप करी है हर क्वेश्चन के लिए, अगर वो सेम रिजल्ट दे रही है, दैट मीन दैट इज स्कोरिंगली ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना। फिर आते हैं आपके इंटरप्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि मैं, मेरा स्कोर आया, जैसे मेरा बीएमआई आया 26, बट मैंने उसको क्या बताया, नहीं 26 नहीं है, 21। दैट मीन मैंने स्कोर्स को अगर गलत पढ़ के इंटरप्रेट करूंगा तो वो भी ऑब्जेक्टिविटी क्या करता है, खराब करता है। फिर आता है इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिविटी। मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे मैं स्टेडियोमीटर यूज कर रहा हूँ, या फिर स्टॉप वॉच यूज कर रहा हूँ, कुछ भी यूज कर रहा हूँ, अगर उसके अंदर कुछ ह्यूमन एरर है या फिर कुछ ऐसा एरर आ जाता है जो सब में आ रहा है, इसे हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्टिविटी। इसको हम इंस्ट्रूमेंटेशन भी कहते हैं, और इसको करेक्ट करते हैं हम कैलिब्रेट करके, एक इक्विपमेंट को दूसरे इक्विपमेंट के साथ रिलेट करके। तो ये है आपकी ऑब्जेक्टिविटी के बारे में। इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, पूछा जाता है ज़्यादा वैलिडिटी के बारे में। वैलिडिटी का मतलब क्या है कि एक टेस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो, क्या वो सही में उस चीज़ को मेज़र कर रहा है जिस चीज़ के लिए आपने वो टेस्ट किया। मतलब अगर आपको स्पीड मेज़र करनी है तो आप उसको 50 मीटर दौड़ाओगे, 30 मीटर दौड़ाओगे, या उसको 100 मीटर दौड़ा लोगे, बट उसको आप 11 किलोमीटर नहीं दौड़ाओगे। अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज सपोज टू मेजर इज नोन एज वैलिडिटी। एक टेस्ट कितना ऑनेस्ट है अपने टेस्टिंग में, मतलब कि आप कोई चीज़ मेजर करना चाहते हो तो क्या उस टेस्ट से एक्चुअल में वो चीज़ मेजर हो रही है या नहीं हो रही है, दैट इज नोन एज वैलिडिटी। ठीक है ना। वैलिडिटी अगर आप देखेंगे तो एक्सेप्टेबल कब है आपकी, 0.50 से 6.9 एवरेज है, 7.0 से 7.9 हाई है, और एक्सेलेंट कब है, जब आपकी 0.80 से है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी। पहली वैलिडिटी होती है आपकी फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी या फिर लॉजिकल वैलिडिटी भी कह देते हैं इसको हम। इसका मतलब क्या है कि आप सब्जेक्टिवली देखेंगे, अनसाइंटिफिक मेथड है ये आपका। पुराने ज़माने में होता था कि
जो चीज़ मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, क्या मुझे वो फेस पे दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर उसके बिहेवियर में दिख रही है या नहीं दिख रही है, या फिर मैं ऐसे देखूंगा उस चीज़ को कि जो टेस्ट मैंने लिया वो क्या गारंटी वही था उन देखने में लगा या नहीं लगा। तो ये मेरा एक पर्सनल इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि अगर मैं मेरे को किसी की स्ट्रेंथ मेजर करनी है तो मैं उसको अंडरहैंड थ्रो भी करा सकता हूँ, ओवरहेड थ्रो भी करवा सकता हूँ, बट मुझे देखने में लगना चाहिए कि यहाँ पे स्ट्रेंथ लग रही है या नहीं लग रही है ना। रेफर्स टू वेदर अ टेस्ट अपीयर्स ऑन सरफेस टू मेजर व्हाट इट क्लेम्स टू मेजर। मतलब आपको दिखने में लगा कि वो हुआ या नहीं हुआ, दैट इज नोन एज फेस वैलिडिटी। ठीक है ना, अनसाइंटिफिक मेथड है, यूज नहीं होता, इसको हटा दिया गया है वैलिडिटी की पार्ट से, है ना। क्यों? क्योंकि ये पुराने जमाने में होता था। फिर आता है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई एक टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि मैं एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ पर्सनैलिटी का, तो मैं उसमें चाहूंगा कि पर्सनैलिटी के सारे पैरामीटर्स आ जाएं। आ रही बात समझ में? या फिर मैं अगर एक टेस्ट कंस्ट्रक्ट करता हूँ एनजाइटी से रिलेटेड, तो मैं चाहता हूँ उसमें सोमेटिक, है ना, और आपकी सोमेटिक आ जाए, कोग्निटिव आ जाए, ट्रेट एंजाइटी आ जाए, स्टेट एंजाइटी आ जाए। इसका मतलब क्या है कि मैं देखना चाहता हूँ कि एक जो मैं टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, थ्योरेटिकली सारी चीज़ें उसके अंदर आ रही है नहीं आ रही हैं। दैट इज नोन एज कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। और इसके अंदर दो वैलिडिटी आती हैं आपकी, कन्वर्जेंट वैलिडिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट और डिस्क्रिमिनेंट या डाइवर्जेंट वैलिडिटी कैसी होती है? सपोज करते हैं, कन्वर्जेंट का मतलब क्या है कि मैं एक टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ एनजाइटी के लिए, और उस टेस्ट ए के ये स्कोर हैं, और ये है कोई ऑलरेडी, जैसे मार्टिन का एक टेस्ट है एनजाइटी का, वो उसके स्कोर ये हैं। अब एनजाइटी का ओवरऑल स्कोर 45 है, 47 है, 40 है, 42 है, ये मैंने डेवलप किया था, सेल्फ डेवलप्ड था, ये ऑलरेडी था। अब मैंने इन दोनों के बीच का कोरिलेशन निकाला और ये बहुत ज़्यादा हाई आया है, तो इसका मतलब क्या आया? अगर अच्छा कोरिलेशन, इसका मतलब क्या है कि जो दोनों टेस्ट हैं सेम कंस्ट्रक्ट को बहुत हाईली मेजर कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कन्वर्जेंट वैलिडिटी। हमारी बात समझो, जब आप नया क्वेश्चनर बनाएंगे तब आपको कन्वर्जेंट वैलिडिटी देनी पड़ेगी। ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड जो क्वेश्चनर है उसके स्कोर्स को अपने स्कोर से आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे और बताएंगे कि हाँ मेरा जो नया क्वेश्चनर है वो भी उस क्वेश्चनर जितना कितना आंसर दे रहा है और हाईली कोरिलेटेड है, तो कन्वर्जेंट वैलिडिटी अच्छी होगी। डिस्क्रिमिनेंट या डाइवर्जेंट वैलिडिटी कैसी होगी? जैसे कि मैं दो अनलाइक वेरिएबल्स को क्या करता हूँ, कोरिलेट करता हूँ, एंजाइटी को रिलेट कर लेता हूँ मेमोरी से, जितना कम कोरिलेशन उतना अच्छा हमारा डाइवर्जेंट वैलिडिटी। मतलब कि लोअर द कोरिलेशन इंडिकेट्स गुड डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, दैट मीन दोनों बहुत ज़्यादा अनरिलेटेड हैं। तो ये होती है आपकी कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। फिर आती है आपकी कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि सपोज कीजिए आपने एक टेस्ट डेवलप किया, ठीक है ना, उस टेस्ट के अंदर सपोज करते हैं मैं इंटेलिजेंस पे एक टेस्ट डेवलप कर रहा हूँ, उस इंटेलिजेंस के ऊपर 10 तरीके के क्वेश्चंस इम्पोर्ट होने ज़रूरी थे, तभी जाके मैं इंटेलिजेंस को मेजर कर सकता हूँ। बट मैं क्या करता हूँ, 10 की जगह 6 आइटम लेता हूँ या 5 आइटम लेता हूँ, है ना। जैसे कि आप, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर आप देखिए क्या क्या, आप एक हिस्ट्री का क्या कर रहे हैं, एक बुक लिख रहे हैं। एक बुक लिख रहे हैं तो आपकी वो बुक कितनी वैलिड है? आपने उसमें मेंडिवल हिस्ट्री ऐड करी या नहीं करी, एंशियंट हिस्ट्री ऐड करी या नहीं करी, ठीक है ना, ब्रॉन्ज एज ऐड करी या नहीं करी, ठीक है ना, ब्रिटिश मॉडर्न डेवलपमेंट ऐड किया नहीं किया। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे टॉपिक, ऐसे मैं मान लेता हूँ मेरे पास 100 टॉपिक हैं, और मैंने उसमें से सिर्फ 80 टॉपिक्स को ही कवर कर पाया, दैट मीन मेरा कितना रेशियो हो गया, कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल आइटम। तो मेरे पास सपोज करते हैं 50 आइटम्स मुझे कवर करने थे और मैंने सिर्फ 30 आइटम्स को कवर किया, तो कितना हो गया? 0.60। 30 को डिवाइड कर दीजिए 50 से। 60% ऑफ द कंटेंट इज कवर्ड, 40% इज लेफ्ट। दैट मीन मैंने जितने भी पॉसिबल आइटम्स थे उसमें से 60% को ले लिया, 40 को छोड़ दिया। तो जितना ज़्यादा आपकी कंटेंट वैलिडिटी हाई होगी, हम ये कहेंगे कि आपने एक टेस्ट को बहुत अच्छा क्या किया है, क्या किया है, बनाया है। आपने सारी चीजों को ऐड कर लिया, हर एक कंस्ट्रक्ट को आपने ले लिया, दैट इंश्योर्स योर कंटेंट वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट क्या था कि थ्योरेटिकली जो जो चीजें हैं
आपके टेस्ट में वो चीजें आई या नहीं आई? जैसे कि मैं बात कर रहा था एनजाइटी थी, तो एनजाइटी से रिलेटेड कोग्निटिव एनजाइटी उसके अंदर आई या नहीं आई? उसके अंदर स्टेट एंजाइटी आई या नहीं आई? सोमेटिक एंजाइटी आई या नहीं आई? मतलब कि थ्योरेटिकल बेस उसका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ? और यहाँ पे नंबर, टोटल नंबर इतने थे इतने आए, दैट इज कंटेंट वैलिडिटी। चौथी बहुत इंपॉर्टेंट वैलिडिटी आती है क्राइटेरियन वैलिडिटी। क्राइटेरियन वैलिडिटी जो होती है, मतलब कि आपके पास एक डंबल है 5 kg का, आप कैसे बता सकते हैं कि ये 5 kg का डंबल करेक्ट है? तो आप क्या करेंगे, एक वेइंग मशीन लेंगे जो कि स्टैंडर्ड होगी। तो आप क्या करेंगे, एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड 5 kg का डंबल लाएंगे, आप इस पे रखेंगे, आप देखेंगे हाँ ये 5 kg का है। फिर आप अपना डंबल ला के इस पे रखेंगे और देखेंगे ये 5 kg का है या नहीं है। तो आपने क्या किया यहाँ पे, जैसे हमने कन्वर्जेंट वैलिडिटी निकाली थी, वैसे ही हम क्या करते हैं, क्राइटेरियन वैलिडिटी को असेस करते हैं। बट इसके अंदर दो अलग तरीके की वैलिडिटी हमें निकालनी पड़ती है, प्रिडिक्टिव और कंकरेंट। प्रिडिक्टिव का मतलब ये होता है, जैसे आप एग्जाम देते हैं, आप एनडीए का एग्जाम देते हैं, या फिर आप नेट का एग्जाम देते हैं। एनडीए के एग्जाम में वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो आपको, आपके एप्टीट्यूड को उस तरीके से चेक करें कि वो ऑफिसर बनने लायक है या नहीं है। नेट के अंदर आपसे वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको ये असेस करेंगे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने लायक हो या नहीं हो। दैट मीन क्राइटेरियन वैलिडिटी के अंदर जो ये प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, वो क्या बताती है कि जो टेस्ट है, क्या वो उस फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। सपोज कीजिए, अगर मैं एनडीए के अंदर पास होता हूँ, ठीक है, और मैं एक अच्छा ऑफिसर बनता हूँ, दैट मीन जो मैंने टेस्ट दिया था, दैट वाज हाईली प्रिडिक्टिव, हाईली प्रिडिक्टिव वैलिडिटी होगी उसकी। तो ऐसे ही जो आप टेस्ट दे रहे हो, क्या वो आप उस फ्यूचर को अचीव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। ठीक है। कंकरेंट वैलिडिटी और आपकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी सेम होती है, हाई कोरिलेशन बिटवीन एक टेस्ट जो आपने बनाया और एग्जिस्टिंग टेस्ट को आपने कोरिलेट किया। ठीक है। बात करते हैं अब, जब आप कोई टेस्ट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आपको रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की इस्तेमाल करके क्या करना पड़ता है, अपने टेस्ट को अच्छा बनाना पड़ता है। आप अपने रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को इस्तेमाल करते हैं ताकि आप एक अच्छा टेस्ट कंस्ट्रक्ट कर पाए। तो जब आप किसी अपने एक टेस्ट के कंस्ट्रक्शन की इफेक्टिवनेस बढ़ाना चाहते हो, या फिर आप देखना चाहते हो कि मेरे एक टेस्ट के अंदर एक क्वेश्चन कितना ज़्यादा मीनिंगफुल है, मतलब वो क्वेश्चन लोगों को कितना डिफिकल्ट लग रहा है, वो क्वेश्चन हायर और लोअर लोगों को कितना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, या उस क्वेश्चन की क्या रिलायबिलिटी है एक टेस्ट के अंदर, जब हम इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं उसे हम कहते हैं आइटम एनालिसिस। ठीक है। आइटम एनालिसिस क्यों किया जाता है, ताकि हम टेस्ट की क्वालिटी बढ़ा सकें, रिलायबिलिटी बढ़ा सकें, बायसनेस को कम कर सकें, और कुछ टेस्ट के अंदर नई चीज़ें ऐड करने के लिए फाइंड आउट्स कर सकें। ठीक है। हम आइटम एनालिसिस कब करते हैं, जब आप कोई नया टेस्ट डेवलप करते हैं तो आपको आइटम एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। आइटम एनालिसिस के चार कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होता है टेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी, दैट मीन हम इंटरनल रिलायबिलिटी को रिपोर्ट करते हैं। तो आइटम एनालिसिस के अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है, इंटरनल रिलायबिलिटी निकालना। मतलब कि जो आप क्वेश्चंस को यूज कर रहे हो अपने कॉन्स्ट्रक्ट्स को मेजर करने के लिए, जैसे मैं मेजर कर रहा हूँ एग्रेशन, एंजाइटी। एग्रेशन के अंदर 5 क्वेश्चन है, एंजाइटी के अंदर 5 क्वेश्चन है। ये 5 क्वेश्चन आपस में कितना अच्छा कोरिलेशन दे रहे हैं, ये आपस में कितना अच्छा कोरिलेशन दे रहे हैं, ऐसे मैंने निकाल लिया अपना टेस्ट स्कोर रिलायबिलिटी। उसके बाद मैं निकालता हूँ आइटम डिफिकल्टी। आइटम डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु आंसर्ड अ टेस्ट आइटम करेक्टली। मतलब कि इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है। क्या आता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट था और कितना इजी था, ये कैसे पता लगेगा कि कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया और कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया। आ रही बात समझ में? इसे हम कहते हैं आइटम डिफिकल्टी। मतलब कि हमें ये देखना है कि कितने लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कितने लोगों ने रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है। इसका अभी रिसेंटली आपके नेट के एग्जाम में एक बहुत बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये उस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको।
यहाँ पे आइटम डिफिकल्टी को लिखा गया है पी से। HC+LC, क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द हायर परफॉर्मिंग ग्रुप हु आंसर्ड करेक्टली। सपोज करते हैं मेरे पास ये हाई परफॉर्मिंग ग्रुप है, कितने बच्चों का? 20 बच्चों का। लो परफॉर्मिंग ग्रुप है 20 बच्चों का। ठीक है। टोटल कितने हो गए हाई प्लस लो? 40 बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? आइटम डिफिकल्टी मुझे देखना है कि एक क्वेश्चन पे वो कितना बच्चों को डिफिकल्ट लगा, उसकी आइटम डिफिकल्टी मुझे निकालनी है। हाई परफॉर्मिंग ग्रुप में 20 बच्चे हैं। अब मैं देखता हूँ हाई परफॉर्मिंग ग्रुप में एक क्वेश्चन को 15 बच्चों ने सही किया, 5 बच्चों ने गलत किया। लो परफॉर्मिंग में 12 बच्चों ने उसे गलत किया और सिर्फ 8 बच्चों ने करेक्ट किया। ये मुझे क्या मिल गया? वहां से आंसर मिल गया कि हाई परफॉर्मिंग में 15 स्टूडेंट्स गिव द करेक्ट आंसर और 5 ने गलत आंसर दिया। लोअर में 12 ने गलत दिया और 8 ने सही दिया। तो उसी के बेसिस पे मैं क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन लिखता हूँ। अच्छा, अगर आपकी पी की वैल्यू 0.05 से कम है तो मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। पी की वैल्यू 0.26 से 0.75 के बीच में तो एवरेज है। और पी की वैल्यू 0.75 से ज़्यादा है तो मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 स्टूडेंट हैं, एन कितना है? 50। तो 25 हाई ग्रुप हैं और आपके 25 लो ग्रुप हैं। ठीक है। हाई ग्रुप में 20 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया और लो ग्रुप में 10 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। ठीक है। फॉर्मूला क्या है? हाई ग्रुप HC नंबर ऑफ स्टूडेंट है हाई परफॉर्मिंग ग्रुप हु आंसर्ड करेक्टली, प्लस लो परफॉर्मिंग में कितना करेक्ट आंसर दिया, अपॉन 2 × एन। क्या है? नंबर ऑफ एन क्या हो गया यहाँ पे? नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। ठीक है। 20 लोगों ने हाई ग्रुप में आंसर करेक्ट दिया था और 10 लोगों ने लो ग्रुप में। 2 × 25 कितना हो जाएगा? 30/50 और आंसर आ गया 0.60। अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 60%, मतलब एक क्वेश्चन कितना 60% डिफिकल्ट था, मतलब एवरेज डिफिकल्टी थी उसकी। अब एक फटाफट से क्वेश्चन करो। अगर मेरे पास 150 बच्चे हैं, ठीक है, तो मेरे पास हाई ग्रुप में कितने हो गए और लो ग्रुप में कितने हो गए? पहले तो ये बताओ कितना हो गया? 75 75। 75 ऊपर हो गए, 75 नीचे हो गए। अब 75 में से 50 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया था और 25 ने गलत दिया था। यहाँ पे 40 लोगों ने गलत दिया है, 35 ने अरे ये तो ज़्यादा हो गया। 50 ने गलत, ये भी सेम हो जाएगा, इसको थोड़ा सा 60 ने गलत दिया और 15 लोगों ने सही दिया। तो बताओ इसकी आइटम डिफिकल्टी कितनी होगी? जीरो कितना? पॉइंट फाइव कितना हो गया? सॉल्व करो इसको। अरे कितना हुआ? जीरो 0.4। 4, 0.4, 0.4 किसके बीच में आ रहा है? एवरेज। ठीक है। तो ऐसे करके आप क्या करते हो? आइटम डिफिकल्टी निकालते हो। उसके बाद आता है आपका आइटम डिस्क्रिमिनेशन। आइटम डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन वन बच्चों को हाई परफॉर्मिंग और लो परफॉर्मिंग में डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है? पहला तो हम देख रहे थे कि एक क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट है, अब हम देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन बच्चों को ऊपर वाले ग्रुप में और लोअर ग्रुप में डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसे हम कहते हैं आइटम डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन के लिए हमें कुछ नहीं करना है। आइटम डिस्क्रिमिनेशन के लिए डी क्या होता है आपका? डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स। HC क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव द करेक्ट आंसर इन हाई परफॉर्मिंग ग्रुप। LC मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गेव करेक्ट आंसर इन लो परफॉर्मिंग ग्रुप। और N है आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। ठीक है ना?
वहां पे आप प्लस कर रहे थे, आपको आपको माइनस करना है। सपोज करते हैं 20 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया था हाई परफॉर्मिंग ग्रुप में, 10 बच्चों ने करेक्ट दिया था लो परफॉर्मिंग ग्रुप में, और 25 क्या है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं ईच ग्रुप में। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 20 - 10 अपॉन 25 कितना हो गया, 10/25, 0.40। अब 0.40 क्या है यहाँ पे, अगर 0.40 उससे ज़्यादा है तो ये कैसा आइटम हो गया आपका, बहुत अच्छा आइटम हो गया। इस क्वेश्चन में बच्चे हायर ग्रुप में और लोअर ग्रुप में सबसे ज़्यादा डिवाइड हो जा रहे हैं, मतलब टॉपर और बॉटम के बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कई बार आपको बताया जाता है कि एक क्वेश्चन, जैसे एक पेपर को जब हम सेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, कि कुछ क्वेश्चंस आपको एवरेज रखने हैं, कुछ क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हार्ड रखने हैं, कुछ बहुत इजी रखने हैं, तो उसमें यही सब चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद चौथा कंपोनेंट आता है आइटम एनालिसिस का, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस के अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन पूछा गया, उसके अंदर 4 MCQ थे। ठीक है ना, A B C D। तो हम ये देखते हैं कि अगर करेक्ट आंसर मेरा ए है, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद दूसरा ऑप्शन कौन सा था जिसके अंदर बच्चे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्स दे रहे थे। तो सी पे 8 लोगों ने दिया, बी पे 5 लोगों ने, और आपको टू पे सबसे कम रिस्पॉन्स मिले। तो सबसे इफेक्टिव डिस्ट्रैक्टर कौन था, बी। सबसे लीस्ट इफेक्टिव कौन सा था, डी। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, याद रखना है एक क्वेश्चन को कभी भी, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, क्वेश्चन के ऑप्शंस टफ होते हैं। आ रही बात समझ में। तो टफ कैसे बनते हैं, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस से, कि एक क्वेश्चन के अंदर हम कितने ऐसे क्वेश्चंस को ऐड कर दें जिसके अंदर हम इजी और हार्ड ऑप्शन दे दें। हार्ड ऑप्शन दे देंगे तो चारों ऑप्शन आपको सेम लगने लगेंगे। तो नेट के एग्जाम में होता क्या है कि आपको सारे ऑप्शन एक जैसे दिखते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में ये लगता है कि चारों ही ठीक हैं। तो ये क्यों, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस की वजह से। ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्म्स के बारे में। नॉर्म्स के बारे में मैंने पहले आपको एक और क्लास में बताया था कि स्केल हम कैसे डेवलप करते हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, एक लार्ज सैंपल का डेटा लेते हैं, उसको हम स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टैंडर्ड स्कोर में यू कैन टेक टी टेस्ट, टी स्केल, जेड स्केल, हल स्केल, कोई भी आप स्केल ले लीजिए, स्टैनन स्केल, है ना। हम एक लार्ज डेटा सेट का हम क्या करते हैं, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन के बेसिस पे एक स्केल कंस्ट्रक्ट करते हैं। उस स्केल पे हम क्या करते हैं, अपने ग्रेड्स को चेक करते हैं, अपने ऑब्टेन्ड वैल्यू को चेक करते हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वैल्यू से। तो जब हमारे पास ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड वैल्यू होती हैं उनको हम कहते हैं नॉर्म्स। और जब नॉर्म्स में हम अपना स्कोर चेक करते हैं तब हम अपनी आपको एक रैंक देते हैं कि हम कहाँ पे हैं, है ना। जैसे कि परसेंटाइल, कि मैं पूरे एक एग्जाम में कितने परसेंट पे स्टैंड करता हूँ ऑन अ स्केल ऑफ 100। भले ही आपका एग्जाम 5,000 नंबर का हुआ हो, बट आप ऑन अ स्केल ऑफ 100 अपने आप को चेक करते हैं दैट आई एम एट 88th परसेंटाइल, मतलब मेरे 5,000 में से कम 442 करीब नंबर आए होंगे। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के आपके क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनके अलग अलग तरीके के आपके नॉर्म्स होते हैं। कई ग्रेडेड नॉर्म्स होते हैं, कोई एज बेस्ड नॉर्म होते हैं, है ना। कई होते हैं आपके नॉर्मल वेट बेस्ड नॉर्म है। तो अलग अलग तरीके के आपके नॉर्म्स होते हैं। तो अब आ जाते हैं आपके डाउट्स पर।